हेलो स्टूडेंट्स, तो देखें लास्ट क्लास हमारे चैप्टर मोल कंसेप्ट में यानी मोल अवधारणा में हम लोगों ने ये सीख लिया था कि कैसे हम पदार्थ के दिए गए भार से मोलों की संख्या निकालते हैं और फिर मोलों की संख्या से परमाणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉनों की संख्या हम लोग ज्ञात करते हैं। तो हम लोगों ने सीख लिया था। आज हम वहीं से आगे बढ़ने जा रहे हैं और आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, अत्यंत महत्वपूर्ण समीकरण जिसे हम जानते हैं आदर्श गैस समीकरण के नाम से, जिसे आप प्यार से आइडल गैस इक्वेशन भी बोलते हो। तो ज़रूर याद रखें, अंग्रेजी में हम इसे आइडल गैस इक्वेशन बोलते हैं और ये तो गांव का बच्चा जानता है कि आइडल गैस इक्वेशन क्या होता है। ये होता है PV = nRT। यहाँ पर P आपका प्रेशर है जिसे आप हिंदी में बोलते हैं दाब, V आपका वॉल्यूम आयतन, R जो है वो आपका गैस नियतांक है। तो यही सबसे काम की चीज़ है। R गैस नियतांक है जिसे हम लोग गैस कांस्टेंट भी बोलते हैं या फिर आप इसे आदर्श गैस नियतांक, आइडल गैस कांस्टेंट भी बोल सकते हो। ठीक है, चलिए इसकी जो वैल्यू होती है, इसका जो मान होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे 0.0821 ATM × लीटर पर केल्विन पर मोल। ATM लीटर प्रति केल्विन प्रति मोल, ये इसकी क्या होती है यूनिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान के साथ साथ आपको यूनिट भी याद रखनी चाहिए। ठीक है, कैलकुलेशन के लिए हम कभी कभी से सिर्फ 0.08 भी लिख लेते हैं या 1/12 1/12 भी लिखते हैं। इसकी जो वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 1/12 भी होती है, बट इससे एग्जैक्ट यानी सही उत्तर नहीं आएगा। तो हम इसकी बात करते हैं, ये हमारी वैल्यू है। अब ध्यान दें, इसको यूज़ करने के लिए जो आपका प्रेशर है वो होना चाहिए ATM में, और जो वॉल्यूम है आयतन वो किस में होना चाहिए, लीटर में। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब भी आप R की वैल्यू 0.0821 यूज़ करोगे तो प्रेशर ATM में और वॉल्यूम यानी आयतन होना चाहिए लीटर में। इस पे और ध्यान दें आप थोड़ा सा, मैं आपको रिलेशन सिखा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ATM जो होता है, एक ATM, इसे एक वायुमंडल भी बोलते हैं हिंदी में। प्योर हिंदी में बात करूं तो 1 ATM को एक वायुमंडल या एक वायुमंडल के बराबर का दाब बोलते हैं। ठीक है, हम यूज इंग्लिश में ही करेंगे अब आज के बाद से। तो 1 ATM जो होता है उसकी एक वैल्यू होती है 1.01325 × 10⁵ पास्कल। ध्यान रखना, रास्कल नहीं होता, पास्कल होता है, PA पास्कल। यही वैल्यू जो होती है वो 1.013 बार के इक्वल होती है। 1 ATM की वैल्यू 760 टोर 760 टोर के बराबर होती है, या फिर यही वैल्यू 760 मिलीमीटर Hg के बराबर होती है, या फिर आप चाहो तो इसे 76 सेंटीमीटर Hg भी लिख सकते हो। तो ये सभी एक ATM के मान हैं। इनको आपको आपस में अंतः परिवर्तित करना पड़ सकता है, एक दूसरे में बदलना पड़ सकता है। दैट मीन्स आपको इनको इंटर कन्वर्ट करना पड़ सकता है ना। अंतः परिवर्तित मतलब इंटर कन्वर्ट करना आपको पड़ सकता है, ये ध्यान रखें। उसके अलावा आयतन की जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है, वो होती है मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब जो होता है वो 1000 डेसीमीटर क्यूब, ये क्या होता है, ये होता है डेसीमीटर क्यूब, या फिर ये 1000 लीटर के इक्वल होता है। ये आप जरूर ध्यान रखें, आपके काम में आएगा। 1 लीटर जो होता है वो 1000 मिलीलीटर, या फिर आप इसे 1000 सीसी, या फिर आप इसे 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी लिखते हैं। तो मिलीलीटर, सीसी और सेंटीमीटर क्यूब ये सभी बराबर होते हैं। इसे हम एक घन आयतन भी बोलते हैं, सीसी को या सेंटीमीटर क्यूब को। ये छोटे छोटे कन्वर्जन हैं जो आपको यहाँ पर ध्यान रखने होंगे, आपके काम में आते रहे, है ना। लीटर को मिलीलीटर में बदलना है तो 1000 से गुणा कर दो, मिलीलीटर को लीटर में बदलना है तो 1000 से आप भाग दे देंगे। चलिए, बहुत ही अच्छी बात, ये हम लोगों ने यहाँ पर सीख लिया है। अब आप देखो, ये जो आपका आइडल गैस इक्वेशन है, आदर्श गैस समीकरण, इसकी एक और फॉर्म होती है, एक और इसका रूप होता है, इसे आप देख लें। इसे हम बोलते हैं डेंसिटी फॉर्म। क्या बोलते हैं, डेंसिटी फॉर्म। तो डेंसिटी फॉर्म मतलब घनत्व तो आप जानते ही हो, भार बटा आयतन, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, घनत्व बोलते हैं। तो देखो, ये जो आपका PV = nRT था, ये सब आपके काम में आएगा, इसलिए बता के छोड़ रहा हूँ।
ये है मोल्स। ये आपने देख लिया है मोल्स किसके बराबर होते हैं, भार यानी W, मास भार बटा इसका मोलर भार। आप क्या करो, m को इधर ले आओ, v को इधर ले जाओ, तो बताओ Pm इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, W/v इंटू RT, या फिर हम इसे Pm इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, dRT। तो ये आपके पास आदर्श गैस समीकरण के दो रूप हैं, दो फॉर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। चलिए बहुत ही बढ़िया। इसको सीखने के बाद हम सीखेंगे कि हम इसे यूज कैसे करते हैं। एक बार आप इसे कॉपी करो, फिर हम इसे यूज करना सीखते हैं। चलिए अब ये डेंसिटी फॉर्म देखने के बाद मैं आपको इस इक्वेशन को यूज करना और सिखा दूं, फिर हम कुछ और चीजें समझेंगे। तो आप ध्यान से देखें, हम यहाँ पर एक कंडीशन लगाते हैं, परिस्थितियां लगाते हैं। तो कंडीशन होती है STP, इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड, ये क्या होता है आपके पास STP, इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। हिंदी में हम इसे बोलेंगे मानक ताप एवं दाब। तो आप समझिएगा STP का मतलब क्या हो गया, STP स्टैंडर्ड प्रेशर टेम्परेचर, मानक ताप दाब। तो आप इसे चाहो तो माता दा बोल सकते हो, माता दी मत बोल देना, शॉर्ट फॉर्म में बोलना। तो पर STP ज़्यादा अच्छा है ना, डिफिकल्ट थोड़ा ना, ये तो आपको ध्यान रखना होगा। चलिए ये जो आपका STP है, इसके ना दो कन्वेंशन होते हैं, प्रारूप बोल सकते हो आप। एक तो होता है आपके पास ओल्ड कन्वेंशन, जो पुराना तरीके से हमने माना हुआ है, ठीक है, कन्वेंशन वाले उसको मान के चलते हैं। मुझे एग्जैक्ट हिंदी टर्म मुझे याद नहीं आ रही है उसकी, तो आप कन्वेंशन ही समझ लें। और एक होता है न्यू कन्वेंशन, अभी समझ जाओगे आप, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। न्यू कन्वेंशन, ओल्ड कन्वेंशन जो था वो था 1 ATM प्रेशर, 1 ATM प्रेशर एंड 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, या फिर आप इसे चाहो तो 1 ATM प्रेशर और 273 केल्विन टेम्परेचर भी बोल सकते। यह है पुरानी कंडीशन। कुछ बुक्स में इसको NTP भी बोल देता है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, सामान्य ताप एवं दाब, ठीक है। तो चिंता मत करना, NTP लिखा हो तो इस चैप्टर में आपको यही वैल्यू यूज करनी है। ये था पुराना कन्वेंशन, पहले STP को 1 ATM और 0 डिग्री सेल्सियस बोला था। लेकिन अब जो नया कन्वेंशन है उसके हिसाब से STP को बदल दिया गया है। ये होता है 1 बार प्रेशर एवं कोई भी एक स्थिर ताप। तो प्रेशर यानी दाब होना चाहिए एक बार, और ताप आपका क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। एक्चुअल कंडीशन ये होती है। अब अगर आपसे कोई बोले स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, तो वहां पर टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, 10 डिग्री, 5 डिग्री, 20 डिग्री। लेकिन अगेन इस चैप्टर के लिए STP को क्या ले लिया गया है कि भाई प्रेशर होना चाहिए एक बार, और जो टेम्परेचर होना चाहिए वो होना चाहिए 0 डिग्री सेल्सियस। या फिर आप इसे चाहो एक बार प्रेशर और 273 केल्विन टेम्परेचर इसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए, आज के बाद अगर एग्जाम में STP आया तो आप यही कंडीशन लेकर चलोगे। ये पुरानी कंडीशन है, अगर उसको इस पे पूछना है तो 1 ATM एंड 273 केल्विन वो लिख कर देगा। तो आओ चेक करते हैं कि इससे क्या फर्क पड़ेगा और कैसे हम लोग PV इक्वल टू nRT को यहाँ पर यूज करने वाले हैं ना, काम में लेने वाले हैं। तो आओ देखते हैं। पहले मैं बात करता हूँ ओल्ड कन्वेंशन के हिसाब से। किससे बात कर रहा हूँ, ओल्ड कन्वेंशन के हिसाब से मैं आपसे यहाँ पे बात करूँ। तो ओल्ड कन्वेंशन क्या है कि भाई प्रेशर कितना होना चाहिए 1 ATM और टेम्परेचर कितना होना चाहिए 273 केल्विन, ठीक है। चलिए हम बात कर रहे हैं 1 मोल गैस के लिए। किसके लिए, 1 मोल गैस के लिए। तो मेरे पास गैस के 1 मोल हैं और उस पर मुझे PV इक्वल टू nRT लगाना है। चलिए लगाते हैं। तो मैं निकालना चाहता हूं गैस का आयतन यानी वॉल्यूम। तो बताओ वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, nRT/P। बताओ गैस के मोल्स कितने हैं, तो गैस के मोल्स आप देखो तो हमने 1 मोल मान लिए। बताओ R की वैल्यू कितनी यूज करते हैं, 0.0821, ठीक है। टेम्परेचर कितना है 273 केल्विन, और बताओ प्रेशर कितना है 1 ATM। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 22.4 लीटर्स।
वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। और आज के बाद याद भी रखना 0.0821 गुणा 273 की वैल्यू जो होती है हमेशा 22.4 ही आती है। तो देखो यहाँ से हमें क्या सीखने को मिल सकता है, यहाँ से हम ये बोल सकते हैं, अगर हम शुद्ध हिंदी में लिखने चलें, अतः 1 मोल गैस का आयतन कहाँ पर 1 ATM एंड 273 केल्विन पर कितना होगा, 22.4 लीटर होगा, क्योंकि पुराना कन्वेंशन है इसलिए। अगर इसी वैल्यू को मैं नए कन्वेंशन से निकालूं, नए कन्वेंशन से, न्यू कन्वेंशन अगर हम देखें तो न्यू कन्वेंशन के अंदर क्या है, न्यू कन्वेंशन के अंदर आपका जो प्रेशर है वो 1 बार है और टेम्परेचर जो है वो 273 केल्विन है। ठीक है, फिर से हमने वही ली 1 मोल गैस। अब देखो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ ज्यादा नहीं पड़ेगा। बताओ, वॉल्यूम फिर से वही मोल्स, तो मोल्स हो गए 1, आर की वैल्यू हो गई 0.0821, टेम्परेचर है 273 और अब प्रेशर है 1 बार। लेकिन जैसा मैंने आपको सिखाया कि जब आपको आर की ये वैल्यू यूज करनी है, ये मान आपको काम में लेना है, तो आपका प्रेशर होना चाहिए एटीएम में, आपका नहीं। गैस का प्रेशर किस में होना चाहिए, एटीएम में, यहाँ किस में है, बार में। तो देखो हमने सीखा था, अभी सीखा था कि 1 ATM कितना होता है, 1.013 बार होता है ना। तो बताओ 1 बार किसके बराबर होगा, हाँ 1/1.013, 1/1.0113। जैसे इसको लिखोगे, देखो मैं इसको बदलता हूँ ATM में, तो मुझे इसको भाग देना पड़ेगा, ये आएगा ऊपर। ये तो अब हम जान ही चुके हैं कि ये मान कितना होता है 22.4, तो वैल्यू आएगी 22.4 इंटू 1.013, यानी ओवरऑल जो वैल्यू मिलेगी आपको, ओवरऑल वो कितनी मिल जाएगी, 22.7 लीटर। तब आप समझें। अब अगर हम नए कन्वेंशन के हिसाब से चलते हैं, ठीक है, नई परिस्थितियों के हिसाब से, नए आदर्शों के हिसाब से चलें, तो हम ये बोल सकते हैं कि 1 मोल गैस का आयतन, 1 मोल गैस का आयतन STP पर, बताओ कितना होगा, 22.7 लीटर होगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, हमें 1 मोल गैस का आयतन, एक्चुअली क्या होगा, इसी से अब हम फॉर्मूला बनाएंगे। तो सबसे पहले तो ये चीज समझ में आनी चाहिए कि 22.4 और 22.7 में क्या फर्क है। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर अब एग्जाम में उसने बोल दिया STP, तो अब आप 1 मोल का आयतन 22.7 ही लेकर चलोगे। हाँ, उसने अच्छे से लिख कर दिया है 1 ATM और 273 केल्विन, तब आप उसको 22.4, वो अभी हम क्वेश्चन करेंगे ना, वहां से समझ लेंगे। तो चलिए हम पहुंच रहे हैं अपने मोल कैलकुलेट करने के तीसरे फॉर्मूले की तरफ। किसकी तरफ, तीसरे फॉर्मूले की तरफ। बड़ा ही आसान सा फॉर्मूला है, देखो यहीं से बना लेते हैं। ये चीज आपने देख ली है, अब मैं बोल सकता हूं कि 22.4 लीटर किसी गैस का, अगर आप 22.4 लीटर STP पर लो, तो बताओ वो कितने, 22.4 लिख दिया, 22.7 लीटर है ना, भावना में बह गया मैं। तो उस गैस का मोल्स कितने हो जाएंगे, 1 मोल होगा। तो किसी गैस का अगर पास 22.7 लीटर है STP पर, तो वो 1 मोल के बराबर होगा। तो बताओ अगर किसी गैस का आपके पास 1 लीटर हो STP पर, तो वो किसके बराबर होगा, 1/22.7। तो अगर उसी गैस का आपके पास V लीटर हो, V लीटर, तो बताओ वो किसके बराबर होगा, V, यानी उस गैस के मोल्स हो जाएंगे V/22.7 लीटर। तो यहां से हमें एक और फॉर्मूला मिल गया है मोल की संख्या निकालने का, कि अगर आपको किसी गैस के मोल निकालने हैं तो आपको क्या लिखोगे, गैस का आयतन कहां पर, STP पर। ठीक है, कहां पर होगा, ये गैस का आयतन होगा STP पर, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा आगे निकल गया। तो यहां आप लिखोगे गैस का आयतन STP पर, और आप उसमें भाग दोगे किससे, 22.7। अब एक और चीज ध्यान रखना,
रटने की जरूरत नहीं है, यूनिट इकाई सेम होनी चाहिए। यहाँ लीटर तो यहाँ पर भी वॉल्यूम लीटर में, अगर यहाँ मिलीलीटर में तो उसे भी आप यहाँ मिलीलीटर में यूज करें, वो हम देख लेंगे। अब अगेन जैसा मैंने आपको पहले सिखाया, हम इस फॉर्मूले को ऐसे याद नहीं रखेंगे, हम ऐसे याद रखेंगे हमें गैस के निकालने हैं मोल। क्या निकालने हैं? मोल। और यहाँ हमारे पास क्या है? गैस का आयतन। गैस का आयतन कहाँ पर है? STP पर। तो बताओ अब फॉर्मूला क्या बन जाएगा अपना? बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर आप गैस के आयतन से उसके मोल्स निकालना चाहते हो तो आप उसे डिवाइड बाय 22.7 लीटर करोगे, और अगर आप मोल से आयतन निकालना चाहते हो तो आप इंटू 22.7 कर दोगे। ठीक, यह है नए कन्वेंशन के हिसाब से। अब आप देखो, जो हमने पुराना कन्वेंशन देखा था उसके हिसाब से देखूं तो अगर आपको गैस का आयतन कहाँ पर पता है? 1 ATM, 1 ATM और 273 केल्विन पर, और उससे आपको मोल निकालने हैं। हाँ बिल्कुल सही। तो फर्क क्या पड़ेगा? इस वैल्यू का। इधर से इधर आना है तो अब हम 22.4 से डिवाइड कर देंगे, और इधर से इधर जाना है तो आप उसे 22.4 से क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। और इस तरह से हमारे पास मोल कैलकुलेट करने का तीसरा फॉर्मूला आ चुका है। और अब बहुत ही आसान हो गया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसको यूज़ करके दिखाऊं, सिर्फ फॉर्मूले को यूज़ करके दिखाऊं। मान लो मेरे पास 11.2 लीटर O2 है एट 1 ATM एंड 273 केल्विन। बताओ इसके मोल्स कितने होंगे? बहुत सिंपल, O2 का वॉल्यूम दिया हुआ है 11.2 लीटर, 1 ATM 273 है 22.4, ये भी लीटर में ये भी लीटर में, आंसर आ जाएगा 0.5 मोल। खत्म। मान लो किसी ने मुझसे बोला कि मेरे पास 336 मिलीलीटर CO2 है एट 1 ATM एंड 273 केल्विन। बताओ मोल्स कितने आ जाएंगे CO2 के? 336, ये मिलीलीटर में है। अब वैसे तो आप 22.4 लीटर से डिवाइड करते हैं, ये मिलीलीटर में, ये लीटर में, तो बहुत नाइंसाफी है। तो आप इसे भी किस में बदलोगे? लीटर में बदलोगे, और अब आपको अपना आंसर मिल जाएगा। ध्यान दो, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ 1 ATM 273। अगर मैं आपसे ऐसा बोल देता लेट्स से 11.35 लीटर एट STP, तो आप STP के लिए वैल्यू क्या यूज़ करते? 22.7। तो यहाँ मोल्स कितने आते? 11.35 डिवाइडेड बाय 22.7 यानी 0.5 मोल। कर सकते हैं। तो ये आपके पास एक और फॉर्मूला निकल कर आ गया है। कई बार ऑप्शन से भी आपको देखना पड़ेगा, पेपर में तो नहीं आएगा, कई किताबों में आपको मिल जाएगा। STP को वो यही यूज़ कर लेगा। तो आपका देख लेना कि अगर आपका ऑप्शन इससे मैच नहीं कर रहा है तो फिर आपको 22.4 से ही करना पड़ेगा। वो आप सीख लोगे यूज़ करते करते, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो अब हमने ये फॉर्मूला भी सीख लिया है और हमने देख लिया है कि कैसे हम एक गैस के लिए, ध्यान रखना ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ आप किस पर लगा सकते हो? गैस पर। लिक्विड सॉलिड पे मत लगा देना, क्योंकि PV = nRT सिर्फ किस पे लगता है? गैस पे लगता है। चलो, तो अब कहानी ये है, अभी तक हमने मोल या मोलों की संख्या निकालने के लिए 3 चीज़ों को काम में ले लिया है। एक, भार। दूसरा आपके पास क्या है? आयतन। किसका आयतन? गैस का आयतन STP पर। और तीसरी चीज है कणों की संख्या। तो मैंने आपको सिखा दिया, अगर आपको मोल से भार निकालना है तो आपको मोलर भार, मोलर मास से डिवाइड करना। भार से मोल निकालना है तो आपको मोलर मास यानी मोलर भार से गुणा करना होगा। गैस के आयतन से तो 22.7 से, मोल से गैस का आयतन निकालना है तो 22.7। ये रटना नहीं है, बस देख लो। कणों की संख्या से मोल्स निकालना है तो डिवाइड बाय एवोगैड्रो संख्या, मोल से निकालना है तो गुणा। ये चार्ट आपको शुरुआत में हेल्प करेगा, फिर तो आप यूज्ड टू हो जाओगे, फिर आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, काम में लेते लेते आप बढ़िया परफेक्ट हो जाओगे। तो देखो, मोल से कुछ भी निकालना है तो गुणा करना है, किसी और चीज़ से मोल निकालना है तो डिवाइड करना। अब देखो, इसमें मिक्स करते हैं क्वेश्चन। मैं आपसे बोलूँ कि मेरे पास 8.8 ग्राम CO2 का भैया आयतन निकालो,
एक एटीएम दाब M273 केल्विन ताप पर। अभी निकाल देते हैं। क्या दिया है? भार। किसका भार? CO2 का भार। निकालना क्या है? आयतन। तो यहाँ से यहाँ पहुँचना है। तो देखो यहाँ से आने के लिए बीच में आपको मोल से मिलना पड़ेगा। तो पहले भार से निकालो मोल। तो बताओ भार से मोल निकालने के लिए क्या करेंगे? इसके मोलर मास। तो बताओ मोलर मास से डिवाइड करते ही आ जाएगा 0.2 मोल। ये तो आ गए CO2 के मोल। आपको निकालना है आयतन 1 ATM MM273 केल्विन पर। तो 0.2 गुणा 22.4, आंसर कितना आ जाएगा? 4.48 लीटर। क्वेश्चन खत्म। आप मुझसे कह दो कि भाई मेरे पास 8.96 लीटर SO2 है एट 1 ATM and 273 केल्विन, है ना? 1 ATM 273 केल्विन पर मेरे पास 8.96 लीटर SO2 है। इसमें आप एक तो इसका भार बताओ, एक इसमें अणुओं की संख्या बताओ, और एक इसमें आप परमाणुओं की संख्या बताओ। बताओ भाई बताओ। तो बता देते हैं, कौन सी बड़ी बात है। अब की बार क्या दिया? ये दिया है, और वो दोनों पूछे। यही तो कर सकता है वो, इससे ज़्यादा क्या करेगा? एक दे देगा और बाकी को पूछ लेगा। पूछ लो, क्या फर्क पड़ रहा है? 8.96 लीटर SO2 1 ATM और 273 पर। तो पहले निकालो इसके मोल। बताओ मोल कैसे निकालेंगे? मोल निकालेंगे इसका आयतन, क्योंकि एक ATM 273 पे दिया है तो इसको डिवाइड कर देंगे 22. तो ध्यान से देखो, इसको 4 से गुणा करो तो ये आएगा, तो ये आ जाएंगे 0.4 मोल। इतना तो आप कर ही सकते हो बस। अब अगर आपको मोल से भार निकालना है, ये तो गांव का बच्चा जानता है, मोल से भार निकालने के लिए मोलर भार इसका आएगा 64। तो 4 चौक 16, 6 1 24 और 1 25.6 ग्राम। क्वेश्चन खत्म। आपको इसमें परमाणु अणुओं की संख्या निकालें। लो भाई निकालो। तो देखो मैंने आपको सिखाई दिया है, ऐसे नहीं करेंगे हम, तो ऐसे करेंगे 0.4 मोल SO3। अगर आपको अणुओं की संख्या निकालनी है तो उसमें तो कुछ करना ही नहीं है। अणुओं की संख्या कैसे निकालेंगे? मोल को गुणा कर देंगे Na से। ये लो, क्योंकि ये अणु है ना खुद भी, तो बस ये आ गए अणुओं की संख्या। परमाणु की संख्या निकालनी है, तो बताओ इसके एक मोल में कितने परमाणु होंगे? 3 और 1 4। तो 0.4 में कितने होंगे? गुणा 4, 1.6 मोल। 1.6 मोल यानी 1.6 Na। तो ये चीज़ मैं आपको पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे सिखा चुका हूँ, और जिन लोगों ने पिछले लेक्चर देखने के बाद ये देख रहे हैं उनको पता होगा कि पहले हम इसको लिख के करते थे, अब हम इसे हवा में सॉल्व कर रहे हैं। एक में 4 हैं तो 0.4 में गुणा 4, 1.6 मोल, और मोल का मतलब होता है Na। तो इस तरह से आप अपने इन तीनों फॉर्मूलों को आपस में क्या कर सकते हो? रिलेट कर सकते हो। तो चलो अब करते हैं कुछ और क्वेश्चंस इन सबको मिक्स करने पर। अब जो क्वेश्चन होंगे वो मिक्स्ड होंगे, तीनों में से कुछ भी दे सकता है और कुछ भी आपसे पूछ सकता है। तो आओ शुरू करते हैं प्रश्नों के साथ, और देखें ये हमारा पहला प्रश्न दिख रहा है आपको। O18 के 9 मिलीग्राम में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या है। आपको O18 के 9 मिलीग्राम में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी। तो आपको क्या करना है? आप वीडियो को पॉज करके अपने इस क्वेश्चन को देख सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। चलिए डिस्कस करते हैं, देखिए अपने इस क्वेश्चन को। तो मेरे पास O18 है। कौन है? O18। O18 के 9 मिलीग्राम है, उसमें आपको न्यूट्रॉनों की संख्या। तो देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो पहले आप एक ऑक्सीजन में क्या निकालो? न्यूट्रॉनों की संख्या। तो कैसे निकालोगे? एक ऑक्सीजन में न्यूट्रॉनों की संख्या 18 माइनस 8, जो कि कितनी होगी? 10। सही है। तो मुझे पता लग गया है कि एक ऑक्सीजन में 18 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक, तो एक ऑक्सीजन परमाणु अगर मैं ले लूं तो उसके अंदर कितने होंगे? 10 न्यूट्रॉन होंगे। 10N लिख रहा हूं, होंगे। तो बताओ अगर मैं इसका, जो मैंने आपको सिखाया था पिछले लेक्चर में भी, कि अगर मैं इसी का 1 मोल ले लूं, बताओ उसमें कितने न्यूट्रॉन होंगे? उसमें 10 मोल न्यूट्रॉन होंगे। अच्छा, अब आप पता करो आपके पास कितने मोल हैं। तो आप यहां से ऑक्सीजन के मोल निकालो। क्या निकालोगे? ऑक्सीजन के मोल। कैसे निकालोगे? ऑक्सीजन का भार। देखो ये 9 मिलीग्राम है, तो गुणा 10 की घात क्या बनेगा? -3 बटे क्या आएगा? इसका मोलर भार 16 मत ले लेना। यहाँ पर जो समस्थानिक है उस पर क्या है? 18। इसका मोलर भार हो गया 18 ग्राम। तो आप ध्यान से देखो, ये इसको 2 टाइम्स काटेगा
तो 1/2 होता है 0.5, तो ये बन जाएगा 0.5 गुणा 10⁻³ मोल। तो भैया प्रश्न अपना सॉल्व हो गया है। अगर 1 मोल ऑक्सीजन में 10 मोल न्यूट्रॉन है, बताओ इतने मोल में कितने होंगे? सो 0.5 गुणा 10⁻³ में कितने होंगे? 10 गुणा 0.5 गुणा 10⁻³ मोल होंगे। तो देखो इससे 10 से इसका पॉइंट गया, ये बन गया 0.005 मोल, और 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन हो जाएंगे? Na। तो ये मेरे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, जो कि कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कर सकते हैं ना? तो आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। देखें फिर से आपके पास क्वेश्चन आ गया है, नाइट्रोजन के 1 ग्राम परमाणु निम्न में से प्रदर्शित किए जा सकते हैं। मतलब 1 ग्राम परमाणु नाइट्रोजन के इनमें से किस किस के बराबर हो सकते हैं। तो आपको यहाँ पर हर एक ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा, हर एक विकल्प को आपको देखना होगा, लेकिन उसके लिए आपको सबसे समझना होगा नाइट्रोजन के 1 ग्राम परमाणु का मतलब क्या होता है। तो हाँ, मैं आपको सिखा चुका हूँ, ग्राम परमाणुओं की संख्या या ग्राम अणुओं की संख्या मोल्स के बराबर होती है। तो अगर मेरे पास नाइट्रोजन के 1 ग्राम परमाणु है, कितने हैं? 1 ग्राम परमाणु किसके? नाइट्रोजन का। देखो उसने परमाणु बोल दिया ना, मतलब हमारे पास 1 मोल नाइट्रोजन है, ठीक है। अब 1 मोल नाइट्रोजन में क्या क्या हो सकता है? बताओ क्या ये हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। 1 मोल नाइट्रोजन में आप देखो 6.02, 3 भी लिख रहा हूं साथ में, गुणा 10⁻23 नाइट्रोजन के परमाणु हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? परमाणु। अणु नहीं हो सकते। अणु तो इसके है ना, 1 N से भाई 2 N मिलकर 1 N2 बनाएंगे। तो अणु अगर आप यहाँ देखते तो वो इसके आधे हो जाते हैं, यानी 3.01 गुणा 10⁻23 नाइट्रोजन के अणु होते। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत है, ठीक है। चलिए दूसरा ऑप्शन अगर हम इसका देखें, 1 ATM दाब तथा 273 केल्विन ताप पर N2 के 22.4 लीटर से। देखो 1 ATM 273 केल्विन है, 22.4 लीटर, 22.4 लीटर अगर आपके पास N2 है तो उसका मतलब होगा आपके पास 1 मोल N2 है। बताओ 1 मोल N2 में आपके पास कितने होंगे? Na, यानी 6.023 गुणा 10⁻23, ये क्या हो जाएंगे आपके पास? अणु किसके? नाइट्रोजन के। और अगर मैं इसमें परमाणु निकालूं, देखो 1 में 2 है, 2 से गुणा कर दो तो बन जाएंगे 12.046 गुणा 10⁻23 नाइट्रोजन परमाणु। सही है? बताओ नाइट्रोजन का 1 ग्राम परमाणु, अब देखो ये तो नंबर आया, इसका मतलब ये कितना बन गया? 2 मोल नाइट्रोजन के परमाणु। नहीं, ये भी नहीं है। अच्छा ये देखो 1 ATM दाब तथा 0 डिग्री सेल्सियस, ये तो सेम ही है। N2 के 11.2 लीटर। अब देखो ये मेरा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसके 11.2 लीटर का मतलब मेरे पास कितना होगा? आधा मोल N2 होगा ना। 22.4 से आप भाग दोगे, आधे मोल में देखो गुणा 2, इतना तो करने जरूरत नहीं थी, मैं आगे चला गया था। नीचे आओ भाई वापस। तो आधे मोल N2 का मतलब क्या हो गया? आपके पास यहां पर 1 मोल N होगा। क्या होगा? 1 मोल N। तो देखो 1 मोल N ही आपका 1 ग्राम परमाणु होगा ना। तो आप ये समझें कि ये मेरा ऊपर भाग गया है, कोई बात नहीं, चलो। तो 1 मोल N ही क्या होगा? 1 ग्राम परमाणु के बराबर होगा ना। तो इस तरह से देखें आप अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। सही है? तो ये आप अपना आंसर देख सकते हो। अगर मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊं तो ये क्वेश्चन है आपका कि नाइट्रोजन के 1 ग्राम परमाणु में क्या होगा? 1 ATM दाब पर N2 के 11.2 लीटर के बराबर होगा। नाइट्रोजन के 28 ग्राम, अगर आप नाइट्रोजन का 28 ग्राम ले लो
तो 28 ग्राम नाइट्रोजन का मतलब फिर से कितना हो गया, 1 मोल N2, और 1 मोल N2 में 2 मोल नाइट्रोजन होंगे, वो भी इसका आंसर नहीं होगा। कर सकते हैं? चलिए कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। ये देखें आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी तत्व के 4.6 गुना 10 की घात 22 परमाणुओं का भार 13.8 ग्राम है, तो इस तत्व का ग्राम परमाणु भार कितना होगा। चलिए बताएं कि इस तत्व का ग्राम परमाणु भार कितना होगा, ये आपको यहां पर बताना है। चलिए तो बताएं क्या होगा। 4.6 गुना 10 की घात 22 है, भार दिया है 13.8, तो कुछ करना ही नहीं है। इसके परमाणुओं से आप निकालो इसके मोल। तो बताओ इसके मोल कितने आ जाएंगे। इसके मोल आपके पास आ जाएंगे 4.6 गुना 10 की घात 22, और इसको आप भाग दे दो 6 गुना 10 की घात 23 से, होगा। तो देखो कैसे भी कर लो, 22 को नीचे ले आओ, है ना, ये 22 है 22, तो ये बनेगा 4.6 बटा 60। सॉल्व मत करो, ये आ गया इसके मोल। अब मोल तो आप जानते हो, मोल किसके बराबर होता है, इसका भार यानी इसका मास 13.8 बटे इसका मोलर भार m। तो निकाल लो। देखो ये मुझे कैंसिल होता हुआ दिख रहा है क्या, 3 से दिख रहा है, 6 3 18 8 है, 12 1 13, तो ये इसको 3 बार, देखो आंसर आ गया 180 का। सिंपल सा क्वेश्चन कर सकते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, बहुत क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलेंगे। देखो ये अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कॉलम मैचिंग का है, एक से ज़्यादा, मतलब इसके एक से ज़्यादा आंसर हो सकते हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप इस क्वेश्चन को ट्राई करें। चलिए तो आराम से आपने इस क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा। आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 1 मोल O2। 1 मोल O2 किस किस के बराबर हो सकता है, 0 डिग्री सेल्सियस तथा 1 ATM। हाँ 1 ATM 270 और 22.4 लीटर होगा, बिल्कुल सही है। तो इसका एक उत्तर तो हो सकता है ए वाले का आंसर P तो होगा ही होगा। Q होगा क्या, 1 मोल O2 32 ग्राम के बराबर बिल्कुल होता है, Q भी होगा। R होगा क्या, दिए गए पदार्थ का Na इकाई का संग्रह बिल्कुल होगा, इसके 1 मोल में इसकी Na इकाई होगी। 1 ATM दाब तथा 300 केल्विन ताप पर आयतन 12.3 लीटर है, ये गलत होगा। गलत क्यों होगा, आप निकालो PV इक्वल टू NRT लगाना पड़ेगा मोल्स। मोल्स कैसे निकालोगे, प्रेशर। तो प्रेशर इसने बोला 1 ATM है, सॉरी मोल्स नहीं, गलत कर दिया मैंने इसको, कोई बात नहीं, मिटा देते हैं। हमें निकालना है आयतन। आयतन किससे निकालेंगे, NRT बटा P से, NRT बटा P। तो बताओ मोल्स कितने हैं, मोल्स हैं आपके पास 1, R का मान 0.0821, टेम्परेचर दिया है 300, ताप बटा प्रेशर है 1 ATM। तो ये देखो इसको जब आप गुणा करोगे ना, तो ये जो मान है आता है 24.3, रट लो इसको भी, 24.63 आता है, वैसे ये कितना आता है 24.63 लीटर। ये बहुत काम में आएगा आगे चलकर, तो ध्यान रख लेना, ये भी यूज़ करते करते याद हो जाएगा। तो 12.3 नहीं आएगा, 24.6 आएगा, तो ऐसे इसका आंसर नहीं है। टी, ऑक्सीजन के 2 ग्राम परमाणु, ये बिल्कुल सही है। देखो 1 मोल O2, 1 मोल O2 में 2 मोल ऑक्सीजन के परमाणु होंगे, और 2 मोल का मतलब कितना होता है, 2 ग्राम परमाणु। तो बिल्कुल सही है। तो ए का आंसर क्या हो जाएगा, PQRT। कितना हो जाएगा, PQRT। बहुत ही बढ़िया। चलिए फिर करते हैं बी ऑप्शन को सॉल्व। तो बी ऑप्शन अगर हम देखें यहाँ पर, तो बी ऑप्शन के लिए थोड़ा सा कलर चेंज कर लें, फिर बात करते हैं। बी ऑप्शन में अपने पास कौन है, 1 मोल SO2 है, ठीक है। तो भैया 1 मोल SO2 जो है, क्या उसका आयतन इतना होगा, बिल्कुल होगा P। भाई ये जो है ना इक्वेशन, इसमें गैस के नेचर पे तो कुछ डिपेंड नहीं करता, तो कोई सी भी गैस हो, अगर इतना ताप इतना दाब है तो और उसका 1 मोल है, तो आयतन 22.4 लीटर ही होगा, सोचना ही नहीं है, ठीक है। चलिए तो 1 मोल SO2 के लिए P आंसर होगा। Q होगा क्या, नहीं, इसके 1 मोल का भार 64 ग्राम होगा, तो Q नहीं होगा। R होगा क्या, बिल्कुल होगा, इसके 1 मोल में NaSO2 के अणु होंगे, यानी मॉलिक्यूल्स होंगे, तो इसका एक आंसर R भी हो जाएगा। अच्छा, इसका आंसर S होगा क्या, नहीं, इसका आंसर S नहीं होगा, क्योंकि इसका 1 मोल है, 1 मोल का आयतन 24.6 लीटर आना चाहिए, तो ऐसे इसका आंसर नहीं होगा। T होगा क्या इसमें, हाँ देखो इसके 1 मोल में ऑक्सीजन के 2 मोल है,
और 2 मोल ऑक्सीजन का मतलब ये अपने आप ही क्या हो गया है, 2 ग्राम परमाणु किसके आ गए हैं, ऑक्सीजन के आ गए हैं। तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये क्या होगा, 2 मोल ऑक्सीजन यानी 2 ग्राम ऑक्सीजन परमाणु के बराबर होगा। तो बी का आंसर आ गया पी कॉम आर। अच्छा सी पे चलते हैं, सी पे। तो अगर हम सी पे चलें तो मुझे मेरा क्वेश्चन भी तो दिखना जरूरी है, ये भाग जाते हैं बार बार प्रभु। चलो तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं। एक आंसर आपने देख लिया, बी का आ गया है। चलो सी चलो सी पे, 4 ग्राम हीलियम, ठीक है सॉरी। तो अगर हम 4 ग्राम हीलियम की बात करें, 4 ग्राम हीलियम यानी हम बात कर रहे हैं सी ऑप्शन की, तो 4 ग्राम हीलियम, हीलियम का मोलर भार 4 ही होता है, तो आपके पास हो गई 1 मोल हीलियम। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो 1 मोल हीलियम का आयतन इतना होगा, तो सी का आंसर पी होगा। 1 मोल हीलियम का 32 ग्राम नहीं हो सकता, तो क्यू नहीं होगा। आर बिल्कुल होगा। 1 मोल हीलियम में Na इकाई हीलियम एटम्स की होंगी, बिल्कुल ठीक है। और क्या है आपके पास, 1 एटीएम दाब पायतन, ये गलत है फिर से। और आपके पास ऑक्सीजन के 2 ग्राम परमाणु उपस्थित है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो इसका आंसर हो गया पी और आर, ठीक है। अब आता है 1 ग्राम H2। तो ध्यान से देखो 1 ग्राम H2 यानी डी। तो देखो सी का ऑप्शन हो गया पी आर, बी का हो गया पी आर, ए का हमने लिख लिया था। अब चल रहे हैं हम डी की तरफ। तो डी का उत्तर क्या होगा, तो आपके पास है 1 ग्राम हाइड्रोजन। इसके मोल निकालो, तो हाइड्रोजन का मोलर भार होता है 2, तो आपके पास इसके बन जाएंगे आधा मोल बनेगा। अब देखो 1 मोल का आयतन होता है 22.4, आधे मोल का 22.4 नहीं होगा, वो होगा 11.2 लीटर। तो ये इसका आंसर नहीं है। 32 ग्राम तो हो ही नहीं सकता है। दिए गए पदार्थ का Na इकाई संग्रह, ये भी नहीं होगा। आधे मोल में तो कितने होंगे, आधे Na होंगे। और ये इसका सही उत्तर है। 1 एटीएम दाब तथा 300 केल्विन ताप पर, क्योंकि 1 मोल का आयतन आ रहा था 24.6 लीटर, ये रहा। बताओ इसके आधे मोल का आयतन कितना होगा, गुणा 24.6, 12.3। तो जो डी है उसका आंसर सिर्फ कौन सा ऑप्शन होगा, एस ऑप्शन होगा। कर सकते हैं, आसान सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं है, आपको बस मैथ्स ज़्यादा करने थे, तो मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिया है, इसको एग्जाम फोकस ना चलें। एक क्वेश्चन में आप देख लो 16 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए, 16, हर ऑप्शन को आपको चेक करना पड़ा इसलिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, देखें अपने अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से किसमें अधिकतम ऑक्सीजन परमाणु है, 1 ग्राम ऑक्सीजन परमाणु, 1 ग्राम ऑक्सीजन अणु, या फिर 1 ग्राम ओजोन। बहुत अच्छा और सिंपल सा प्रश्न है, आराम से आप कर लोगे, ठीक है। तो आप कैसे कर सकते हो तो आपको पता ही है, आपको पोज करके ट्राई करना है। तो अब मैं आपके सामने इसको डिस्कस कर रहा हूं। मेरे पास 1 ग्राम तो है ऑक्सीजन परमाणु, मेरे पास 1 ग्राम है ऑक्सीजन के अणु, और मेरे पास 1 ग्राम है O3। मुझे इनमें अधिकतम परमाणु किसमें है देखने हैं। तो परमाणु निकालने के लिए पहले मैं निकाल लेता हूं इनके मोलों की संख्या, मोल। बताओ ऑक्सीजन के मोल कितने आएंगे, 1/16, इसका मोलर भार। इसके कितने आएंगे, ये ऑक्सीजन परमाणु है 1/32, और इन भाई साहब पे कितने आएंगे 1/48, 3 ऑक्सीजन है, ठीक है। चलिए ये है इतना मोल O, ये है इतना मोल O2, और ये है इतना मोल O3। अब आप देखो इसमें ऑक्सीजन के परमाणुओं के मोल निकाल लेते हैं हम। क्या निकालेंगे, परमाणुओं के मोल निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, दिख रहा है भाई इसमें तो 1/16 मोल ही है। अच्छा तो इसमें कितने आएंगे, 1 में 2 है ना, तो 2 गुणा 1/32, ये भी कितने बन गए, 1/16 मोल बन गए। यहां देखो 3 है, तो ये बनेंगे 3 गुणा 1/48, यानी 1/12 मोल, सॉरी 1/16 मोल, है ना। ये गलत लिख दिया मैंने, तो ये बन जाएगा 1/16 मोल। तो अब आप देखो मोल तो है ही, गुणा Na गुणा Na गुणा Na करना है। तो जैसे Na करोगे, इसके मोल इसके मोल इसके मोल सेम है, तो परमाणु भी क्या होंगे, सेम। यानी आपका उत्तर क्या होगा, सभी में समान संख्या होगी, किसकी, परमाणु की। कर सकते हैं, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, आराम से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। ये देखें, ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है।
देखते हैं, ट्राई करें इस क्वेश्चन को कि आप इस क्वेश्चन को सही कर पाते हो या फिर नहीं कर पाते हो। चलिए इसमें क्या कह रहा है, देखो इसमें जनरली लोग गलती करते हैं। उनको क्या ये दिखता है 300 केल्विन ताप पर इसका घनत्व, वैसे घनत्व दिया हुआ है, लोग इसको क्या करते हैं, ये भी थोड़ा चेंज हो गया क्वेश्चन, बट इसमें वो 22.4 से या 24.6 से भाग देकर करते हैं। ये बहुत ही आसान है। देखो 100 ml H2O लिक्विड है, आपको इसमें H2O अणुओं की संख्या ज्ञात करनी है, उसका घनत्व आपको दिया हुआ है 0.981। तो सबसे पहले आप यहाँ से क्या निकालोगे, जल का भार यानी H2O का भार कितना है। भार कैसे निकालेंगे, आयतन मिलीलीटर में गुणा इसका घनत्व कितना है 0.981 ग्राम प्रति ml। तो देखो ml से ml कैंसिल, ये आपके पास बन जाएगा 98.1 ग्राम। कितना बनेगा 98.1 ग्राम। आप क्या निकालिए, अणुओं की संख्या, तो बस पहले निकाल लो इसके मोल, कितने आएंगे 98.1 डिवाइडेड बाय 18, ये आ गए मोल। मोल को गुणा कर दो Na से, तो आपको अपने इस प्रश्न का भी क्या मिल जाएगा, उत्तर मिल जाएगा। चलिए तो आज मैंने आपको सिखाया कि कैसे हम जो मोल के हमने 3 फॉर्मूले बनाए, सूत्र बनाए, उनको काम में लेते हैं, कैसे हम उनसे खेलते हैं और कैसे हम उनके अंदर चीज़ों को यूज़ करते हैं, काम में लेते हैं। इसमें एक और छोटी चीज़ मैं आपको सिखा दूं, बस फिर आज के लेक्चर को हम खत्म करते हैं। तो आए वापस से हमारे पुराने तरीके पर और अब सीखते हैं कुछ और छोटी छोटी चीज़ें। कई बार आपको ना एक आयन के ऊपर आवेश निकालना होता है ना, चार्ज निकालना होता है। तो आवेश का निर्धारण, है ना, कैलकुलेशन ऑफ चार्ज, ये एक छोटा सा टॉपिक और देख लो। इसमें कभी कभी आपको प्रश्न मिल जाएंगे और आप उसमें गलती कर सकते हो। देखो जैसे मैं आपको बताऊं कि आपके पास, जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपके पास ये एक Mg2+ आयन है, कौन सा आयन है Mg2+, और मैं आपसे पूछूं मुझे इस पर चार्ज बताओ, आवेश बताओ, हाँ आप बोलोगे सर इस पर 2 यूनिट या 2 इकाई का आवेश है, और जैसे आपने बोल दिया आपका तो गेम हो गया, ये आप गलत बोल रहे हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस एक Mg2+ आयन पर कितना आवेश होगा, कितना आवेश होगा, तो आप बोलोगे इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश होगा, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर इस पर आवेश यानी चार्ज होगा। और बताओ एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम्ब्स। तो इस पर कितना होगा 2 गुणा 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम्ब्स। तो ये आप ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपको एक आयन पे चार्ज पता है तो आपके पास जितने आयन होंगे उससे गुणा करते जाओ। जैसे क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखना। मैं आपसे बोलूं कि निम्न पर आवेश की गणना कीजिए, चलिए तो आप आवेश की गणना करें। पहला आपके पास है 54 ग्राम एल्यूमिनियम का +3 आयन, और दूसरा है आपके पास 54 AMuAl3। इन दोनों में अंतर, इन दोनों में फ़र्क आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, वरना फिर आप इस प्रश्न में गलती करोगे। और बहुत छोटी सी चीज़ है जिसमें आपको ध्यान देना होगा, फ़र्क है इसका, ये है ग्राम में, ये है AMU में। बहुत ध्यान से सुने, जब भी कभी भी कहीं भी आपको किसी भी एटम का, परमाणु का, अणु का, मॉलिक्यूल का, कंपाउंड का, पदार्थ का भार AMU में दिया जाए, तो आप ये समझना कि जब हम भार AMU में लिखते हैं तो हम 1 एटम, 2 एटम, 5 एटम, 10 एटम, 15 एटम उनका भार लिखते हैं। तो इसका मतलब ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपसे मैं कहूँ मेरे पास एक Al3+ आयन है, आयन, उसका भार आएगा 27 AMU, क्योंकि इसका परमाणु भार भी 27 AMU होता है। तो एक एल्यूमिनियम 27 AMU के बराबर है, तो बताओ 54 AMU किसके बराबर होगा? हाँ,
वो हो जाएगा 2 एल्यूमिनियम आयंस के बराबर। किसके बराबर होगा? 2 एल्यूमिनियम आयंस के बराबर ही होगा। अब यहाँ क्या है? यहाँ ग्राम है, तो यहाँ आपको सीधे आयन नहीं मिलेंगे, यहाँ पहले आपको मिलेंगे मोल। किसके? Al3+ के। 54 बटा इसका मोलर भार 27। यहाँ पर आपके 2 मोल Al3+ होंगे। और बताओ 2 मोल Al3+ का मतलब कितना हो गया? 2 NaAl3+ आयन। सबसे पहले आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि इसके 54 AMU में कितने आयन होंगे? 2। और इसके 54 ग्राम में कितने आयन होंगे? 2 Na। देखो बहुत फर्क है। तो जब भी AMU में या U में आपको भार दिया गया हो, वो 1 आयन, 2 आयन, 5, 10, 15, 20, 100, 50, 200, 300 आयन का भार होगा। लेकिन ग्राम में दिया गया भार मोलों के अंदर आएगा। कम से कम वो 1 मोल का मास तो भार तो होता ही है, तो उसी के हिसाब से होगा। मतलब ग्राम में भार दिया हो तो पहले मोल निकालेंगे, AMU में दिया है तो पहले हम डायरेक्ट ही हमें नंबर ऑफ आयन मिलेंगे, यहाँ से आपको मोल नहीं। कुछ बच्चे क्या जो रटते हैं वो इसको ऐसे करते हैं, 54 डिवाइडेड बाय Na, ये इसके मोल आ गए। मोल नहीं है, मोल तो तब निकालते हैं जब भार किस में दिया गया हो? ग्राम में, क्योंकि जो मोलर भार होता है वो भी किस में होता है? ग्राम में होता है। चलिए अब बस हो गया। तो इस वाले प्रश्न का आंसर निकालूं पहले वाले का। तो भाई 1 एल्यूमिनियम आयन पे चार्ज कितना होता है? होता है 3 इलेक्ट्रॉन, यानी 3 × 1.6 × 10⁻⁻19। 3 × 1.6 × 10⁻−19। तो अगर 1 पर इतना होता है, आपके पास कितने हो गए? 2 Na। तो 2 Na पे कितना हो जाएगा? 3 × 1.6 × 10⁻−19 गुणा 2 गुणा Na की वैल्यू 6.023 × 10⁻23 कूलम्ब्स। ये सॉल्व हो गया। इसी तरह अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ 2 आयन है, तो बताओ 2 आयन पे चार्ज कितना हो जाएगा? 1 पर है इतना, तो 2 पर कितना हो जाएगा? × 2 और कर दो। तो ये इन दोनों प्रश्नों के उत्तर में फर्क होगा, क्योंकि जिन यूनिट्स में दिया गया है उनमें भी फर्क कर सकते हैं। चलिए, तो बेसिक मोल मैंने आपको यूज करना सिखा दिया है। अब इसके बाद हम चलेंगे अपने अगले टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है एवरेज मोलर मास, यानी माध्य मोलर भार। क्या होता है, कैसे निकालते हैं, कैसे यूज करते हैं, वो हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।